भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आखिरी उद्घाटन होगा। चेहरा चमकाओ और देश के लोगों को भ्रम में लाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। देश के जो ज़रूरी काम है उससे लोगों को भटकाना चाहते हैं और जो भवन का निर्माण किए हैं उस भवन की भव्यता से नहीं बल्कि भवन के निर्माण के बाद आप जिस तरह का उसमें राजनीतिक लाभ के लिए खेल खेल रहे हैं उससे लोगों को एतराज़ है। बिल्डिंग के शिलान्यास में भी राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित नहीं किया गया चूँकि वो एससी समाज से आते थे और अब इसके उद्घाटन के अवसर पर भी उनका जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है चूँकि वो एसटी समाज से आती हैं। इस तरह से एससी और एसटी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना एससी के प्रति ईमानदार है, ना एसटी के प्रति ईमानदार है, ना पिछड़ों के प्रति ईमानदार है, ना अति पिछड़ों के प्रति ईमानदार है। अगर ईमानदार होती तो जातीय जनगणना करा करके इन वर्गों के सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए योजना आकार बनाने में जो सहायता मिलती उस माध्यम को भी आपने कहीं ना कहीं कुंद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही राजनीतिक चाल में अपने ही घिर चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। नए संसद भवन का कार्य निर्माण पूरा हो चुका है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि नए संसद भवन में कुछ खास चीज़ों का जुड़ाव किया गया है, जिसमें संसद भवन की जो फ्लोरिंग है वो त्रिपुरा के बांस से की गई है, कालीन मिर्ज़ापुर का है, लाल सफ़ेद स्टैंडस्टोन राजस्थान से आया है। तो वहीं अगर बात करें चरखी दादरी की तो हरियाणा से मंगाया गया है और सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगाई गई। और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो नए संसद भवन में देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। लेकिन एक तरफ तैयारी की जा रही है उद्घाटन समारोह की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो है वो बाइकआउट का ट्रेंड चला रही हैं और बाइकआउट कर रही हैं कार्यक्रम को और कहना है साफ तौर पे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है उद्घाटन होना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं करे। और इसको लेकर के 20 से ज़्यादा पार्टियां जो है वो बाइकआउट कर रही हैं। और अब जो है बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि आखिर सत्ता पक्ष बिहार वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जवाब मांगा है कि जवाब दीजिए कि जब नीतीश कुमार उद्घाटन कर सकते हैं विधानसभा का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। इतना भव्य तरीके से संसद भवन का निर्माण करवाया गया 981 करोड़ के लागत के साथ और फिर अब तरह तरह की जगह जगह से चीज़ें मंगवा करके उसमें सजावट का काम किया जा रहा है और फिर भी आप लोग एक तरह से जब बाइकआउट कर रहे हैं तो आरोप लगाया जा रहा है कि भव्यता को देख के आप लोग को हजम नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पर मामला भव्यता का नहीं है, मामला यहाँ पर है फिजूल खर्ची का। जब देश के अंदर एक पहले से विद्यमान है पार्लियामेंट हाउस तो दूसरे की आवश्यकता क्यों। अगर आपको एक्सटेंशन करना था तो इसी को किया जा सकता था। आप फिजूल खर्ची करके कहीं ना कहीं देश के जो ज़रूरी काम है उससे लोगों को भटकाना चाहते हैं और जो भवन का निर्माण किए हैं उस भवन की भव्यता से नहीं बल्कि भवन के निर्माण के बाद आप जिस तरह का उसमें राजनीतिक लाभ के लिए खेल खेल रहे हैं उससे लोगों को एतराज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 79 के अंतर्गत पूरे संसदीय प्रणाली की कस्टोडियन महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस बिल्डिंग के शिलान्यास में भी राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित नहीं किया गया चूँकि वो एससी समाज से आते थे और अब इसके उद्घाटन के अवसर पर भी उनका जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है चूँकि वो एसटी समाज से आती हैं। इस तरह से एससी और एसटी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने ब्रांडिंग के लिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे को चमकाने के लिए और जिस तरह की राजनीति कर रही है ये देश के लोग और देश का इतिहास कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। चूँकि आपने जिस तरह का राजनीति किया है और जिस तरह का राजनीतिकरण करके भारत के लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक परिस्थिति और स्थिति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। और उसके अलावा जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी का सवाल है, वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार में विधानसभा का
कहीं निर्माण नहीं हुआ। बिहार विधान सभा के विधान परिषद के एक्सटेंशन और वहाँ पर एक कक्ष का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में साझेदार थी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे, उनका भी नाम है। तो उस समय क्यों विरोध नहीं किए? उस समय मज़ा ले रहे थे अपना चेहरा चमकाने के लिए, और आज फिर चेहरा चमकाने के लिए उसी शिलापट के सामने जा कर के सुशील मोदी का जिस पर नाम अंकित है, जिस पर अन्य भाजपा नेताओं का नाम अंकित है, वहाँ पर आप चेहरा चमकाने के लिए जाते हैं। चेहरा चमकाओ और देश के लोगों को भ्रम में लाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उससे उसका पोल खुल चुका है। जनता के बीच में उजागर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने अनुसार ये ढाल करके, अपने अनुसार नीति निर्धारण करके देश के राजनीति को अपने लिए और अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब सभी विपक्षी दल इस मामले में विरोध कर रहे हैं और आप उस विरोध को भी अनसुना कर रहे हैं, तो इससे ही समझ में आता है कि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और लोकतंत्र पर कितना विश्वास है, और लोकतंत्र को आप किस तरह से अपने अनुसार हाँकने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। आने वाला समय आपको माफ़ नहीं करेगा, ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आखिरी उद्घाटन होगा, क्योंकि आने वाला जब 2024 है उसमें देश की जनता ने मूड बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन अब संभावी है, क्योंकि जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जन सरकार के मुद्दे पर ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। हर साल 2 करोड़ रोज़गार का मामला था, आपने रोज़गार नौजवानों को नहीं दे करके एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा करके जो आडंबर की राजनीति की है, उस राजनीति को अब देश के नौजवान बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आप महिला खिलाड़ियों के साथ जो यौनाचार की घटना हुई और उसमें आपके सांसद इन्वॉल्व हैं, उसके बावजूद भी उनके बचाव में खड़े हुए हैं। इससे ही समझ में आता है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से मतलब नहीं है, आपको जो राजनीतिक हित साधने में इस्तेमाल होता है उससे मतलब होता है। और इस तरह की राजनीति करके आप कहीं ना कहीं महिला और महिला खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। संसद भवन के कार्यक्रम का बायकॉट करना ठीक है, लेकिन नीति आयोग की बैठक में ना जाना ये कहाँ तक सही है? आप लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, और सत्ता पक्ष के लोग अगर नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं तो साफ तौर पे सवाल उठाया जा रहा है। विजय सिन्हा ने ये कहा है कि अगर आप बिहार के लिए कुछ मांगते जा कर के नीति आयोग की बैठक में, तो शायद बिहार के लिए कुछ अच्छा मिल सकता था, लेकिन ना जाना कहाँ तक शायद विजय सिन्हा जी को याद नहीं है, उनके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी को पिछली बार जब नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे, इनको भेजा गया था, लेकिन इनको बैठक में जाने नहीं दिया गया। भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के अलावा दूसरे किसी प्रतिनिधि को यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही राजनीतिक चाल में अपने ही घिर चुके हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? भाई मुख्यमंत्री अपने आवश्यक कार्यों में लगे हुए हैं, 7 मुख्यमंत्री नहीं गए हैं देश के। ये समझने की आवश्यकता है आखिर क्या कारण है कि आप जो नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं उसमें आपकी नीयत ठीक नहीं होती है। आप भाजपा शासित राज्यों के प्रति जो सहायता राशि देते हैं, जो उनके लिए योजना आकार तैयार करते हैं, वो गैर भाजपा शासित राज्यों के प्रति आपकी अनदेखी कहीं ना कहीं उन मुख्यमंत्रियों को विमुख कर दिया है आपके बैठक में, नीति आयोग के बैठक में जाने से। क्योंकि आप जनता के लिए और जनता के हितों के लिए जो नीतियां लेकर के जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री गैर भाजपा शासित राज्यों के, उनके प्रति अरुचि दिखाते हैं, उनके प्रति आपकी सोच नहीं होती है, जिस कारण वो बैठक में जाना मुनासिब नहीं समझ रहे। अभी आप लोग राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं उद्घाटन की, लेकिन तब कहाँ थे? सवाल उठ रहा है जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना था तब आप लोगों ने एंटी में वोट दिया था उनके, और आज उन्हीं के लिए मांग कर रहे हैं, और उन्हीं के आज अचानक से उनके लिए इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है? भाई राष्ट्रपति का चुनाव था, चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जब वो चुन ली गई
अब भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया हो गई तो वो सबकी राष्ट्रपति हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, और देश की राष्ट्रपति का सम्मान करना सबका कर्तव्य बनता है। जो भाजपा ब्रांडिंग करती थी कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को मान सम्मान दिया है, आज उनका वो सोच कहाँ चला गया, उनकी वो विवेचना कहाँ चली गई, जिस संबंध में वो विपक्षी दलों को टारगेट करने में इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी न एससी के प्रति ईमानदार है, न एसटी के प्रति ईमानदार है, न पिछड़ों के प्रति ईमानदार है, न अति पिछड़ों के प्रति ईमानदार है। अगर ईमानदार होती तो जातीय जनगणना करा करके इन वर्गों के सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए योजना आकार बनाने में जो सहायता मिलती, उस माध्यम को भी आपने कहीं ना कहीं कुंद करने का काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से शोषित, वंचित, कमेरे वर्ग, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, एससी एसटी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं। उनको पता है कि ये हम लोगों के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारे मान सम्मान के प्रति इनके दिल में कोई दर्द नहीं है। इसीलिए इस तरह की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं बड़ी विवेचना का विषय है कि इस संबंध में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं उस पर किस तरह से और कैसे इन वर्गों का सम्मान बढ़ेगा, इन वर्गों के प्रति जो हमारी सोच है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सभी विपक्षी दल एक होकर के उनके मान सम्मान की और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। ये तो आरजेडी के प्रवक्ता थे एजाज अहमद जी, और जिस प्रकार से संसद भवन पर सियासत छिड़ा हुआ है उसको लेकर के हमने बातचीत की। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।